बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस टाइम 7th चैप्टर तकरीबन हमारा आज वाइंड अप ही हो जाएगा। प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया कि फ़ीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए हुकूमत के यानी क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, जिसमें आपको मालूम हुआ कि हमारे जो कुदरती ज़राए हैं उनसे बस भरपूर इस्तेफ़ादा करने का कहा गया है। बरामदात को बढ़ाने से, दरामदात को कम करने से, दौलत की तकसीम को मुनसिफ़ाना करने से, आबादी को कंट्रोल करने से, यानी मल्टीपल फैक्टर्स थे जिन पर अमल करके फ़ीकस आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि इसमें हुकूमत किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है या हुकूमत कौन कौन से इक़दाम ले सकती है। हम देखते हैं कि हुकूमत ने अब तक क्या किया या वो क्या क्या कर सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है हुकूमत के इक़दाम। पाकिस्तान में जो फ़ीकस आमदनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तरक्याती मनसूबा बंदी। हुकूमत ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में इक़्तिसादी मनसूबाबंदी शुरू की। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप 5 ईयर प्लान्स के नाम से तो आप वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ उससे पहले भी, क्योंकि पहला जो 5 साला मनसूबा था वो 1955 में शुरू हुआ। उससे पहले पाकिस्तान बना था 1947 में। सबसे पहला जो प्लान बना था वो 1951 में बना था, उसको कोलंबो प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर पहला 5 साला मनसूबा 1955 में शुरू हुआ और माशी तरक्की के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा बना, जिसमें सिर्फ दूसरा 5 साला मनसूबा क्या है, कामयाब हुआ, जबकि तीसरा मनसूबा बुरी तरह से फ़ेल हुआ और चौथे मनसूबे में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजह से अमल ही ना हुआ। यानी मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कोई 8 5 साला मनसूबे बनाए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ दूसरा 5 साला मनसूबा कामयाब हुआ, बाकी कोई भी मनसूबा अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, यानी कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता था जिसकी वजह से वो 5 ईयर प्लान जो था वो फ्लॉप हो जाता था। अब ज़िया हुकूमत ने मुल्क की माशी तरक्की के लिए 1978 से 1983 तक 5वां मनसूबा बनाया। फिर 1983 से 1988 तक छठा मनसूबा बना। इस तरह 5 साला मनसूबे, यानी फिर एक 3 साला मैक्रो इकनॉमिक प्लान बना। ठीक है, यानी मल्टीपल प्लान थे। फिर दूसरा 3 साला दरमियानी मनसूबा बना, वो 2004 से 7 तक का बना। फिर आगे बना वो 2010 से 13 तक रहा। ठीक है, अब हुकूमत सालाना तरक्याती मनसूबे बनाती है। यानी पहले जो प्लानिंग की जाती थी वो 5 ईयरली बेस्ड, आपको जैसा कि इस पैराग्राफ में दिख रहा है कि कौन सा मनसूबा कब बना। उसके बाद 3 ईयर्स प्लान बनते रहे, लेकिन 2013 के बाद से अब हुकूमत क्या करती है, सालाना तरक्याती मनसूबे बनाती है। अब हम देखते हैं कि ज़रूरी तरक्की, अब हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो बेसिकली ज़रूरी मुल्क है। ठीक है, अब हुकूमत ने ज़राअत को तरक्की करने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए हैं। यानी अगर हमारी नेचर है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत को बुनियादी हैसियत हासिल है, तो हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जा सके, तो इसी सूरत में आपकी आमदनी में इजाफ़ा मुमकिन है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हुकूमत ने इस हवाले से क्या किया या हुकूमत किस तरह से ज़राअत को तरक्की देने में अपना किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में ज़रूरी इस्लाहात बनाई गई। सबसे पहले जो इस्लाहात थी वो अयूब ख़ान के दौर में बनाई गई। वो उसका कौन सा सन था, 1959 में, जिसमें ज़मीन की जो हद मलकियत है उसको कम किया गया, क्योंकि इससे पहले जागीरदाराना सिस्टम था। यानी जो मज़दूर था वो सस्ता था और उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जाती थी, और जागीरदाराना निज़ाम के ये ड्रॉबैक्स थे कि फिर जब मज़दूरों का इस तरह से इस्तेहसाल होता था वो दिल जमी के साथ काम नहीं करते थे। तो इसलिए जब 1959 में ज़रूरी इस्लाहात नाफिज़ की गई, उसमें जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करके फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने पे ज़ोर दिया गया। ठीक है, अब दूसरी बार 1972 में इस्लाहात बनी, फिर 1977 में ज़रूरी इस्लाहात का कानून बना। ठीक है, अब जिसके तहत ज़मीन की हद मलकियत को मज़ीद कम, यानी जो जागीरदाराना सिस्टम है, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से बाहर लाने की कोशिश की गई। और हुकूमत ने क्या किया, ज़राअत को प्रमोट करने के लिए एक बैंक भी बनाया जिसका नाम था ज़रूरी तरक्याती बैंक, जिसका मकसद क्या था कि वो काश्तकारों को आसान इक़सात पे कर्ज़े दे, क्योंकि अब यहाँ पे मेजर इशू जो होता है ना कर्ज़े लेने में भी, वो भी अफोर्डेबिलिटी होता है। इसलिए हुकूमत ज़रूरी सप्लाई कॉरपोरेशन के ज़रिए भी काश्तकारों को बेहतर बीज, खाद,
कीड़े मार अद्वियात हो गई, वो ये सब क्या कर रही है, मुहैया कर रही है। इसके पीछे हुकूमत का मकसद है कि ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करके पैदावार को बढ़ाया जाए और कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा किया जा सके। फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं सनती तरक्की। हुकूमत ने सनती तरक्की के लिए भी बहुत सारे इक़दाम किए हैं। फिर 1952 में क्या हुआ था, सनती तरक्याती कॉरपोरेशन कायम की गई ताकि मुल्क में बड़े पैमाने पर सनतों को कायम करने में मदद मिल सके। बाद में छोटे पैमानों की सनतों की कॉरपोरेशन भी कायम हुई 1961। अब ये हुकूमत देख लें, आपको जिस तरह मालूम हुआ कि ज़राअत के हवाले से हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए, फिर इसी तरह जहाँ ज़राअत की अहमियत है वहाँ सनती शोबे की भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हुकूमत ने 1952 में सनती तरक्याती कॉरपोरेशन बनाई। इसका मकसद था कि जो भी आपके हैं कॉरपोरेशन सेक्टर को कायम करने में मदद मिले और छोटे पैमाने की सनतों की भी कॉरपोरेशन बनाएगी। फिर 1961 में सनती तरक्याती बैंक कायम किया गया। अब जिस तरह ज़राअत के हवाले से भी एक बैंक बनाया गया ताकि काश्तकारों को आसान एक साथ पे कर्ज़े दिए जाएं, इसी नौइयत पे सनती तरक्की को भी फ़रोग़ देने के लिए बैंक कायम किया गया ताकि सनतकारों को आसान शराइत पर कर्ज़े मुहैया किए जा सके। 1972 में 10 बड़ी सनतों को कौमी तहवील में लिया गया, ठीक है, ताकि इर्तिकाज़ दौलत को रोका जा सके, पैदावार पर हुकूमत को ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो और मुल्की पैदावार में इजाफ़ा हो। अब मौजूदा हुकूमत ने सनती तरक्की के लिए अहम इक़दाम किए हैं। ठीक है, बीमार और जो नीम मुनाफा बख्श कौमी सनतों को निजी शोबे में तहवील में देने के लिए इसको प्राइवेटाइज़ किया और डीरेगुलेशन की पॉलिसी बनाई ताकि जो आपके बीमार इंडस्ट्रियल सेक्टर है या जिन इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपको खातिर खा मुनाफा नहीं मिल रहा, उसको प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए भी बहुत सारी सहूलियात दी गई। ठीक है, और फिर ज़र मुबादा के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे तश्कील सरमाया की रफ्तार को तेज़ करना। पाकिस्तान में कौमी आमदनी में इजाफ़े के लिए तश्कील सरमाया की रफ्तार। अब सरमाया किस तरह से जनरेट हो, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि इसका बेहतरीन ज़रिया ये होता है कि बचतों को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो इस वक्त बचतों का तनासुब है वो कितना है, 14% है, लेकिन मुल्की ज़रूरियात के पेश नज़र ये कम है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे इक़दाम लिए जाएं या इस तरह से स्कीम्स अनाउंस की जाए जो लोगों को बचतों के लिए मोटिवेट करे। इस मकसद के लिए हुकूमत ने बहुत से इक़दाम किए हैं, जिसमें इनामी बॉन्ड स्कीम, यानी कोई ना कोई ऐसा टैक्टिक आपने अपनाना है जिससे लोग बचत करने की तरफ राग़िब हों। जैसे कोई बॉन्ड स्कीम अनाउंस कर दी, डिफेंस सेविंग स्कीम कर दी, NIT यूनिट, डाकखाना के सेविंग सर्टिफिकेट, यानी ये सारे जो भी टैक्टिक्स हैं इनका मकसद है सेविंग को बढ़ाना ताकि लोग अपना पैसा ज़्यादा खर्च करने के बजाय बैंकों में रखवाना शुरू करें या कुछ ना कुछ ऐसे सर्टिफिकेट ख़रीद लें जिससे सेविंग भी हो और उस सेविंग को बाद में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी उतनी ही ज़्यादा आपका सरमाया तश्कील करने के मौके ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इस मकसद के लिए कौमी बचत के सेंटर हर शहर में बना दिए हैं ताकि लोग जो हैं कि अपनी बचतों को वो इन मराकज़ में जमा कराएं और ये बचतें बाद में आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, सरमायाकारी के कामों में। इश्तारबाजी के ज़रिए भी लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी बचतें यहाँ पे डिपॉज़िट कराएं। बरामदात को भी बढ़ाने की कोशिश जारी है ताकि ज़र मुबादला की ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर इससे भी क्या किया जाए, सरमायाकारी की जाए। यानी सरमाया जनरेट करना, चाहे वो बचतों के थ्रू किया जाए, चाहे वो बरामदात के ज़रिए किया जाए। फिर आगे आ जाता है आबादी की मनसूबाबंदी। अब हुकूमत ने क्या किया है कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी को बहुत अहमियत दी है और हर साल इस महकमे के ज़रिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो इससे पूरी तरह तो इस्तेफ़ादा नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर हो गया है कि लोगों ने अब मनसूबाबंदी की अहमियत को महसूस करना शुरू किया है। अब इनमें ये शऊर ज़रूर पैदा हो गया है कि एक सेहतमंद ख़ानदान के लिए कम बच्चे होना खुशहाली की अलामत है। उसका खैर अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मनसूबाबंदी की बात करूँ तो ये इनवैलिड चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो जिसको भी पैदा करता है वो उसके रिज़्क़ के मौके देता है। लेकिन इकोनॉमिकली मनसूबाबंदी ज़रूरी है, बर्थ कंट्रोल, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये अल्लाह ताला अगर इंसान को पैदा करता है तो उसके लिए मौके भी पैदा करता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कि हुकूमत कौन कौन से इकदाम कर सकती है फ़ीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स कल्चर। ठीक है, टैक्स के हवाले से हमने बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसका मज़ीद जायज़ा लेते हैं। क्या होता है कि हर साल की तरह जो हुकूमत पाकिस्तान को अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए वसाइल चाहिए होते हैं। अब हुकूमत की आमदनी का बड़ा ज़रिया कौन सा है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो टैक्सेस ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ज़ाहिर बात है हुकूमत के अखराजात में हमने ये चैप्टर 4 में ये बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन चले मैं फिर भी आपको बताती जाऊँ कि अखराजात के अहम मुद्दात में आपने दिफा पे ख़र्च करना, जैसे बॉर्डर्स पे जो भी आपकी आर्मी अपॉइंट है उसको अकोमोडेट करना है, पुलिस को मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए समाजी और माशरती खिदमात जैसे तालीम, सेहत, टूरिज़म आ गया, या तफरीही सहूलियात के लिए चाहिए, इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतें बनाई हैं, नीज़ जो माशी तरक्की के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, गैस, तेल और मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबे शामिल होते हैं। ठीक है, अब जिन मुख्तलिफ़ ज़राए से हुकूमत आमदनी हासिल करती है इनमें टैक्स वसूलियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया टैक्स है। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि हुकूमत की आमदनी के 3 ज़राए हैं, या तो वो टैक्सेस लगाती है, या वो ये जो बॉन्ड्स की ख़रीदो फ़रोख्त ये भी जो भी होती है उसको करती है, तीसरा क्या वो कर्ज़ा लेती है IMF से। ठीक है, लेकिन इन सब में जो सबसे मेजर ज़रिया है हुकूमत की आमदनी का वो क्या है? टैक्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्योंकि ये जो हुकूमती आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है, टैक्सों इस तरह मुख्तलिफ़ टैक्सों की नौइयत है, इकसाम है, टैक्स वसूली का सिस्टम है, टैक्स दहिंदगान की सोच या फिर उनका रद्द-ए-अमल, टैक्स वसूल करने के अमले का रवैया और नीयत, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और टैक्सेस पॉलिसियाँ, और हमारे पाकिस्तान में इस टाइम मेजर इशू यही है कि हमारी जो टैक्स पॉलिसी है वो इतनी कारआमद नहीं है, जिसमें हम जैसे गरीब लोग तो पिस जाते हैं, लेकिन जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं वो लोग सही से टैक्स अदा ही नहीं करते। टैक्स एक लाजमी टैक्स की अदायगी लाजमी है, जिसके बदले में टैक्स दहिंदा को कोई बराह रास्त फ़ायदा तो नहीं हासिल होता, लेकिन यही जो पैसा टैक्सेस के ज़रिए आवाम से हासिल किया जाता है इसका पर्पस भी लोगों की फलाह व बहबूद पे ख़र्च करना ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने चैप्टर नंबर 4 में टैक्सेस की मुख्तलिफ़ इक़साम और इनकी खसूसियात का जायज़ा लिया। हमने इनके इक़साम में बराह रास्त टैक्स पढ़ा, बिलवास्ता टैक्स, मुतनासिब टैक्स और मुस्तज़ाइद टैक्स। ठीक है, फिर हमने टैक्स आयद करने के असूल भी पढ़े थे, टैक्सों का निज़ाम किस तरह होना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है टैक्सों का बेहतरीन निज़ाम वही होता है जो कि सादा हो, आम हो और लचकदार हो, यानी लोगों को समझ आ जाए, यानी हमें पता होना चाहिए हमने कब, कहाँ और कितना टैक्स अदा करना है, और टैक्स आयद करने के असूल जो हैं उस पर अमल पैरा हों लोग, और जो टैक्स है वो लोगों की कैपेसिटी के मुताबिक हो, यानी उनकी इनकम लेवल के मुताबिक ही उन पर टैक्स लगाया जाए, ताकि लोग टैक्स का बर्डन अपने ऊपर कम से कम महसूस करें, वो इसे नाजायज़ बोझ ना समझे, वो इसको कौमी फ़रीज़ा समझ कर अदा करें। और जो टैक्स चोरी होती है, लोगों की सहूलत की खातिर टैक्स अदायगी इस वक्त की जाए जब लोगों को आमदनियाँ हों, जब क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ लोगों की जो आमदनियाँ वो ख़त्म हो रही होती हैं, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपने टैक्स तभी लगाना है जब लोगों के पास एक आमदनियाँ रिसीव होती हैं एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। तो कोशिश भी ये करनी चाहिए कि टैक्स भी स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही लगा दिए जाए। ठीक है, जो अमला है टैक्स लगाने वाला वो मेहनती होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, ताकि जो टैक्सों से हासिल करदा रकम है वो आवाम की ही फलाह पे ख़र्च होनी है। ठीक है, हमने 4th चैप्टर में टैक्स आयद करने के असूल या जो भी था हमने हर पॉइंट को डिटेल से पढ़ा था। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो यूट्यूब में लर्न इट चैनल में प्लेलिस्ट में जाके मेरे पिछले लेक्चर्स से इस्तेफ़ादा कर सकता है, चैप्टर नंबर 4 के जो लेक्चर हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो टैक्स कल्चर है उसका हम जायज़ा लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत है वो अपनी आमदनी का 75% टैक्सों से
और बाकी 25% गैर महसूलाती ज़राए। गैर महसूलाती ज़राए कौन से, जैसे फ़ीस वगैरह, ये हो गई, जुर्माना हो गया, इन सब की डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में पहले ही बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। जबकि सूबाई हुकूमतें 60% टैक्सों से हासिल करती हैं। मरकज़ी हुकूमत की हासिल आमदनी का 60% बिलवासा टैक्स, 40% बराह रास्त टैक्स से होता है। जो बिलवासा टैक्स है उसका जो बोझ है वो गरीब आवाम पे पड़ता है, इसलिए इसे गैर मौसर निज़ामी टैक्स कहा जा सकता है। ठीक है। इनकम टैक्स जो है खुद तशख़्ख़ुस स्कीम और मुस्तज़ाइद शरह से होने की वजह से सादा भी है और आसान है। पाकिस्तान में टैक्स चोरी क्या है, आम है। अमला से मिली भुगत के साथ हुकूमती ख़जाने को अरबों का नुकसान पहुंचता है। ठीक है। इस ज़िमन में बददियानती और झूठ आम है। ये पाकिस्तान में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या इस टाइम हो रहा है। NFC अवार्ड का मसला तमाम सूबों और वफाक के इत्तफ़ाक़ी राय से हल हो चुका हुआ है। ठीक है। इस हवाले से जो भी रिजर्वेशन थे सूबों के वो ख़त्म हो गए हैं। 18 करोड़ की आवाम में से तकरीबन 13 लाख अफराद क्या करते हैं, टैक्स अदा करते हैं। 18 करोड़ में से आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 1 करोड़ भी नहीं अदा करती, जिसमें ज़्यादातर यही तनख्वाहदार तबका है जो आपके सामने है। अगरचे जो सरमायादार हैं या प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले जो कि बहुत दौलत कमाते हैं, या हम अपने सियासतदानों की ही बात कर ले तो वो भी टैक्सेस को सही तरीके से अदा नहीं करते। ठीक है। पाकिस्तान में जो निज़ाम टैक्स है वो गैर मुनसफ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे गरीबों पे ज़्यादा बोझ डाला जाता है और अमीरों पे कम। ये कम लचकदार हैं। ठीक है। क्योंकि जिनकी आमदनियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी उन पे टैक्स उस शरह से नहीं लगाया जाता। पेचीदगियों से भरपूर है, गैर मौसर है, पस्त इस्तेदाद का मौज़र है और नाजायज़ टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया। अगर ये 2018-19 के दौरान जो है टैक्स वो 13.9% थे, जबकि इससे पिछले साल में टैक्सेस की शरह 13.7% रही। माली साल 2018-19 के दौरान टैक्स वसूली की शरह नमू 1.8% रही और टैक्स वसूली GDP का 15.1% है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ ही ये चैप्टर वाइंड अप हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके थोड़े MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दूँगी, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपके पेपर पैटर्न में आपका 70% वेटिंग आपका ऑब्जेक्टिव से आ रहा है, तो इसलिए फ़ोकस करना है आपको ऑब्जेक्टिव पे भी। ठीक है। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।